दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंसान का कर्म कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। ये अलग बात है कि किसी को अपने कर्मों का फल जल्दी मिल जाता है तो किसी को मिलने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। पर जिस दिन इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है उस दिन ना तो उसे कोई बचाने वाला होता है और ना ही दूर दूर तक उसे कोई अपना दिखाई देता है। आज की भी कहानी में सिम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा का एक शहर पड़ता है पानीपत और इसी पानीपत का एक थाना पड़ता है सदर। सदर थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आता है परमहंस कुटिया और इसी परमहंस कुटिया कॉलोनी का रहने वाला विनोद बराड़ा। विनोद जिसकी उम्र है लगभग 45 साल के आसपास। विनोद के परिवार में उसकी पत्नी निधि के अलावा 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। विनोद जो अपने ही इलाके में कंप्यूटर सेंटर चलाता है, ठीक ठाक पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 5 अक्टूबर 2021 की सुबह। दरअसल विनोद अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा था, तभी सामने से एक पुरानी पिकअप आती है और काफ़ी ज़ोरदार की टक्कर विनोद को मारकर वहाँ से चली जाती है। हालांकि पिकअप जब टक्कर मारती है, विनोद जोर से चीख पड़ता है। उसकी चीख पुकार सुनकर बगल के रहने वाले उसके चाचा हरिंदर सिंह बाहर आ जाते हैं और उस पिकअप का नंबर भी नोट कर लेते हैं। पहले आनन फानन में विनोद को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं तो मालूम चलता है कि विनोद के दोनों पैर टूट चुका है, जिसकी वजह से विनोद अब कभी चल ही नहीं पाता है। थोड़ी देर के बाद ही हरिंदर सिंह नज़दीकी थाने में जाते हैं और उस पिकअप का नंबर नोट करा देते हैं। पुलिस जब उस नंबर से गाड़ी की डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि गाड़ी को चलाने वाला दीपक वर्मा है, जो पंजाब प्रदेश के भटिंडा शहर का रहने वाला है। दरअसल वो गाड़ी भी पंजाब के ही नंबर पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस को जैसे ही दीपक का डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस दीपक के घर पर जाती है और उसे गिरफ्तार कर थाने में लेकर आ जाती है और फिर एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज करके दीपक को जेल भेज देती है। 3 दिन का जब समय गुजरता है, दीपक बेल पे भी रिहा हो जाता है। पर दीपक जब अपने घर पे आता है, लगभग 15 दिन का जब समय गुजरता है, ठीक 15 दिन के बाद एक दिन दीपक फिर से विनोद के घर पे जाता है और उसे कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे ऊपर गाड़ी नहीं चलाया था। दरअसल जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ। जो तुमने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है वो मुकदमा वापस कर लो। लेकिन विनोद वो मुकदमा वापस लेने के लिए तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि विनोद को लगता है कि दीपक की वजह से मैं कभी चल नहीं सकता हूँ। दीपक के लाख समझाने के बावजूद भी विनोद जब उसकी बात नहीं मानता है, दीपक अब विनोद को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मुकदमा वापस नहीं किया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। हालांकि दीपक जब धमकी देकर चला जाता है, विनोद उसके धमकियों से भी नहीं डरता है। पर जैसे ही लगभग 20 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार अगले महीने 15 दिसंबर 2021 को दीपक विनोद के घर पे पहुंच जाता है। उस वक्त दीपक अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर मौजूद था। दीपक जब विनोद के घर पे पहुंचता है, सीधे उसके घर के अंदर चला जाता है। विनोद की पत्नी निधि जब दीपक को देखती है, एकदम से डर जाती है और अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। पर दीपक जैसे ही विनोद के घर के अंदर एंट्री करता है, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। इधर निधि जब घर से बाहर निकलती है, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। निधि की पुकार सुनकर विनोद के चाचा हरिंदर सिंह कुछ पड़ोसियों को लेकर वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। हरिंदर सिंह भी दरवाज़ा खुलवाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन दीपक अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलता है। इसीलिए हरिंदर सिंह अब बगल की खिड़की से जाकर अंदर का नज़ारा देखते हैं तो देखते हैं कि दीपक विनोद को खाट से नीचे उतार दिया है, अपने जेब से एक रिवॉल्वर निकालता है और विनोद के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से विनोद की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। पर दीपक जब दरवाज़ा खोल करके बाहर निकलता है, इससे पहले कि वो भाग पाता है, पड़ोसी दीपक को पकड़ लेते हैं और फिर उसकी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसके बाद से पुलिस जब दीपक से विनोद के हत्या के बारे में पूछती है, दीपक भी बड़ी आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसीलिए पुलिस अब दीपक को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। इधर विनोद की जब मौत हो जाती है, उसकी पत्नी निधि का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद से निधि अपने पति का केस लड़ने लगती है और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। धीरे धीरे लगभग 2.5 साल का समय गुजर जाता है और ठीक 2.5 साल के बाद इधर हरियाणा के एसपी अजीत सिंह शेखावत के नंबर पे
एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप आता है जिसमें लिखा गया था कि करीब 2.5 साल पहले जिस विनोद रबड़ा की हत्या दीपक ने किया था, दरअसल इसमें केवल दीपक ही शामिल नहीं है बल्कि इसमें कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं। दरअसल ये मैसेज एसपी साहब के नंबर पर पिछले 2 दिनों से आ रहा था। जब बार बार इस तरह का मैसेज आता है, एसपी साहब को लगता है कि कोई उनके साथ कहीं फिरकी तो नहीं ले रहा है। इसीलिए एक दिन एसपी साहब इंस्पेक्टर दीपक कुमार को बुलाते हैं, वो नंबर देते हैं और इंस्पेक्टर दीपक कुमार से कहते हैं कि इस नंबर के बारे में पता करो, ये किसका है, कहीं कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है। इंस्पेक्टर दीपक कुमार जब उस नंबर का जांच पड़ताल करते हैं तो मालूम चलता है कि वो नंबर ऑस्ट्रेलिया का है, जो नंबर किसी प्रमोद कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। हालांकि इंस्पेक्टर दीपक कुमार जब उस नंबर का डिटेल्स निकालते हैं तो मालूम चलता है कि दीपक कुमार कोई और नहीं बल्कि विनोद का ही छोटा भाई है। जैसी इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है, जब जा कर के एसपी साहब को देते हैं, एसपी साहब को मालूम चलता है कि दीपक विनोद का ही भाई है। एसपी साहब भी एकदम से चौंक जाते हैं और साथ ही साथ उस मैसेज का जवाब देते हैं। एसपी साहब प्रमोद कुमार से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्यों शक है कि तुम्हारे भाई के हत्या में दीपक के अलावा कोई और भी शामिल है, और अगर कोई और भी शामिल है तो वो कौन है। इस पे प्रमोद एसपी साहब को जवाब देते हुए कहता है कि साहब मुझे शक किसी और पे नहीं बल्कि अपनी ही भाभी निधि भी है, क्योंकि मेरे भाई की जब हत्या हुई है उसके बाद से निधि एकदम से बदल चुकी है। दरअसल मेरे भाई के मौत के बाद निधि मेरे पिता वीरेंद्र सिंह के साथ भी तमीज़ से पेश नहीं आती थी। इसीलिए मेरे भाई की मौत के बाद से मैं अपने पिता और अपने भाई के बड़ा बेटा हर्ष को अपने पास बुला लिया हूँ। प्रमोद जब ये सारी बात बताता है, एसपी साहब कहते हैं कि अगर वाकई में तुम चाहते हो कि इस केस का रीओपन किया जाए, तुम्हें इंडिया वापस आना होगा। प्रमोद कुमार एसपी साहब से वादा ही नहीं करता है बल्कि 1 सप्ताह के अंदर ही इंडिया वापस आ जाता है और जाकर एसपी साहब से मुलाकात करता है। एसपी साहब जब प्रमोद से डिटेल्स में पूछताछ करते हैं तो प्रमोद एसपी साहब से कहता है कि साहब जब मेरे भाई की हत्या हुई थी उसके नाम से जो 50 लाख का इंश्योरेंस मिला था निधि ने उठाई थी, लेकिन पैसा मिल जाने के बाद निधि का रवैया ही नहीं चेंज हो गया बल्कि जो लाखों की संपत्ति थी उन सब पे उसने कब्जा भी कर लिया है। एसपी साहब जब सारी डिटेल्स सुनते हैं उन्हें भी कुछ शक महसूस होता है, इसीलिए अब इस केस को रीओपन करने के लिए अदालत में गुहार लगाते हैं और सबसे अच्छी बात कि अदालत से भी परमिशन मिल जाती है। जैसे ही परमिशन मिल जाती है उसके बाद से एसपी साहब इस केस की छानबीन करने के लिए गोपनीय तरीके से एक टीम का गठन करते हैं और सबसे पहले निधि के मोबाइल नंबर का लगभग 3 साल पहले का कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं। डिटेल्स को जब चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे निधि पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी सुमित कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। सुमित कुमार जो रहने वाला तो गोहाना का है लेकिन सोनीपत के एक जिम में ट्रेनर की नौकरी करता है। पुलिस जब सुमित का डिटेल्स निकालती है तो उस डिटेल्स में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पुलिस जब सुमित के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके डिटेल्स में हत्यारा दीपक कुमार का भी नंबर मौजूद था। जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाती है पुलिस अब कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि ज़रूर इसमें और भी कई लोग शामिल हैं। इसीलिए अब 3 जून 2024 को पुलिस दीपक को जेल से 5 दिन के रिमांड पर ले लेती है और फिर दीपक से विनोद के हत्या के बारे में पूछती है। इस पर दीपक पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मैं तो पहले ही कबूल कर चुका हूँ कि मैंने ही विनोद की हत्या किया है। लेकिन पुलिस जब और भी लोगों का शामिल होने की बात कहती है, दीपक इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। पुलिस उससे लगभग 4 दिनों तक पूछताछ करती है लेकिन दीपक अपने जिद से पीछे ही नहीं हटता है। पर जैसे ही 4 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 7 जून 2024 को पुलिस सुमित को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब सुमित से भी पूछताछ करती है तो सुमित भी पुलिस को एक ही जवाब देता है कि साहब इस हत्या में ना तो मैं शामिल हूँ और ना ही मैंने विनोद का हत्या करवाया है। पुलिस सुमित से भी 2 दिनों तक पूछताछ करती है। सुमित भी जब अपना जुर्म कबूल नहीं करता है, आखिरकार 10 जून 2024 को पुलिस विनोद की पत्नी निधि को गिरफ्तार कर लेती है। पर पुलिस जब निधि को गिरफ्तार कर थाने में लेकर आती है उसके बाद से इन तीनों को सामने बिठाती है और फिर इनसे पूछताछ करती है। पुलिस जब इन तीनों को एक साथ बिठा करके पूछताछ करती है, अब निधि के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर निधि अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन निधि जब अपने पति की हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है।
दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 में, जब निधि अपने ही इलाके के एक जिम में जिम करने के लिए जाती है, जहां पे निधि की पहली बार मुलाकात सुमित से होती है। सुमित जो देखने में बेहद ही हैंडसम है। हालांकि जिम के अंदर सुमित और निधि की जब पहली बार मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं दोनों की बातें एक दूसरे को पसंद आ जाती है, जिसकी वजह से निधि और सुमित के बीच में पहले दोस्ती होती है और फिर बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और आखिरकार एक दिन वो भी समय आता है जब दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। लेकिन निधि का जब सुमित के साथ इस तरह का रिश्ता कायम होता है, निधि अब अपने पति से दूर होने लगती है। विनोद हालांकि अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत तो करता है, लेकिन निधि जब सुमित के चक्कर में पड़ जाती है, धीरे धीरे अपने पति को भूलने लगती है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन विनोद को अपनी पत्नी की सारी सच्चाई मालूम चल जाता है। विनोद को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का सुमित के साथ में अवैध रिश्ता शुरू हो चुका है, ये जानकर विनोद का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। हालांकि बावजूद इसके विनोद अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। विनोद के लाख समझाने के बावजूद भी निधि सुमित से मिलना जुलना बंद नहीं करती है। इसीलिए विनोद अब इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अब अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। लेकिन विनोद जब अपनी पत्नी की पिटाई करता है, अब निधि अपने पति से और ज़्यादा नफरत कर लेती है। दरअसल इधर निधि और सुमित एक दूसरे के इतने काफ़ी करीब आ चुके थे कि दोनों ने शादी तक करने का भी फैसला कर लिया था। विनोद जब अपनी पत्नी की पिटाई करता है, निधि जब इस पिटाई के बारे में सुमित से जाकर के बताती है, सुमित भी इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही विनोद को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लेकिन सुमित जब विनोद को इस दुनिया से हटाने के लिए तय करता है, निधि भी इसके लिए तैयार हो जाती है। लेकिन निधि सुमित को समझाते हुए कहती है कि अगर हम दोनों को विनोद को इस दुनिया से हटाना ही है तो इस तरीके से हटाते हैं कि हम मालामाल हो जाए। दरअसल निधि सुमित को समझाते हुए कहती है कि विनोद के नाम पर 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस है, क्यों ना विनोद को एक्सीडेंट करवा करके मार देते हैं, जिसकी वजह से उसका 50 लाख रुपया भी मुझे मिल जाएगा। 50 लाख रुपये की जब बात कहती है, सुमित भी निधि की बातों में आ जाता है। उसके बाद से सुमित अपने जानने वाले दीपक कुमार से कांटेक्ट करता है। दीपक कुमार जो पंजाब के भटिंडा शहर का रहने वाला है, ऑलरेडी शादीशुदा नहीं है, बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन दीपक बेहद ही गरीब परिवार से है। सुमित जब दीपक से कांटेक्ट करता है, उसे अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है। कहता है कि अगर विनोद को तुमने एक्सीडेंट करके मार दिया तो बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपये दूंगा। 5 लाख रुपये देने की जब बात कहता है, दीपक भी लालच में आ जाता है। खुद सुमित ही एक सेकेंड हैंड पिकअप खरीद करके दीपक को देता है। उसके बाद से दीपक कुछ दिनों तक विनोद का रेकी करता है। जैसे ही विनोद के सारी डिटेल्स दीपक को मिल जाता है, 5 अक्टूबर 2021 को सुबह सुबह अपनी पिकअप लेकर विनोद के कॉलोनी में एंट्री कर जाता है। इधर सुबह सुबह विनोद जब अपने उठ करके दरवाजे पे बैठा था, उसी वक्त ही दीपक काफ़ी तेज़ी से पिकअप को लेकर के आता है और उसे विनोद के ऊपर चढ़ा देता है और अपनी गाड़ी को वहाँ से लेकर के भाग जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से विनोद की मौत नहीं होती है, बल्कि उसके 2 पैर टूट जाते हैं, जिसकी वजह से निधि और सुमित के सारा प्लान धरे के धरे रह जाता है। और इधर दीपक भी जेल चला जाता है। लेकिन दीपक जब जेल चला जाता है, उसके बाद से सुमित और निधि विनोद को जान से मारने का प्लान तय कर देते हैं। दरअसल इसी प्लान के तहत खुद सुमित ही 3 दिनों के अंदर ही दीपक को बेल पर रिहा करवा देता है और फिर से जाकर दीपक से कांटेक्ट करता है और कहता है कि अगर तुमने विनोद को जान से मार दिया तो बदले में मैं तुम्हें और भी 5 लाख रुपया दूंगा। साथ साथ अगर तुम जेल चले जाओगे तो तुम्हारा केस भी मैं ही लड़ूंगा और तुम्हें बेल पे भी रिहा करवाऊंगा। तुम्हारी पत्नी और जो बच्चे हैं उनका सारा खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। इतने सारी चीज़ों को जब लालच देता है, दीपक विनोद को जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन विनोद को इस दुनिया से हटाने के लिए तीनों मिलकर के एक ऐसा प्लान तैयार करते हैं कि सबको लगेगा कि दीपक ने विनोद को बदले की भावना में आकर के मारा है। दरअसल इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन दीपक जाकर के विनोद से मुलाकात करता है और केस वापस लेने के लिए उसे धमकी देता है। जब केस वापस लेने से मना कर देता है, उसके बाद से 15 दिसंबर 2021 को दीपक विनोद के घर पे पहुंच जाता है। लेकिन उसके घर के अंदर जब एंट्री करता है, अंदर निधि भी होती है। निधि जब दीपक को देखती है, अपनी बच्ची को लेकर
घर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि निधि को पहले से ही मालूम था कि दीपक उसके घर पे क्या करने आया है और कैसे उसके पति को हत्या करेगा। जैसे ही घर से बाहर निकल जाती है, दीपक घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। इधर निधि अपने षड्यंत्र के तहत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस के लोग जब इकट्ठा होते हैं, उसी वक्त दीपक घर के अंदर ही विनोद के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से विनोद की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से पड़ोसी जब दीपक को पकड़ते हैं, पहले बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और फिर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस हालांकि दीपक से जब पूछताछ करती है, दीपक भी बड़ी आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लेता है, जिसकी वजह से पुलिस भी अब इस केस की ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करती है और दीपक को जेल भेज देती है। वाकई में निधि जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, आखिरकार 2.5 सालों बाद पुलिस इन तीनों को अपने हिरासत में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।